नमस्कार साथियों। इंडियन स्टैटिक जीके में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। ये इंडियन स्टैटिक जीके के ऊपर 14वां लेक्चर है, जिसमें हमने अभी 13 लेक्चर में इम्पॉर्टेंट बुक्स भी कवर करी हैं और इम्पॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स भी डिस्कस करे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, जिसमें हम नेशनल सिंबल्स की बात करेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बाउंड्रीज की बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी इस प्रकार से बहुत से प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में पटवारी हो, ठीक है, टीजीटी एग्जामिनेशन हो, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और सेंट्रल लेवल के भी एसएससी वगैरह में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुत सिंपल प्रश्न रहने वाले हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ, ठीक है, टू विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग? ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का रेशो कितना है? तो आंसर ऑप्शन है 5:3, ऑप्शन है 3:2, ऑप्शन सी है 3:4 और ऑप्शन डी है 2:3। तो इसका आंसर होने वाला है 3 मीटर चौड़ाई रहेगी, 2 मीटर लंबाई रहेगी और 2 मीटर चौड़ाई रहेगी, 3:2 में। इंपॉर्टेंट आंसर हमारा ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये भी इसी से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो आपने देखना है सबसे पहले पहले चौड़ाई अगर दे रखी है तो चौड़ाई 2 होगी और लंबाई कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। भारत के राष्ट्र ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो हमारा जो झंडा है उस झंडे में 4 रंग देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग है, लेकिन बीच में व्हाट इज द कलर ऑफ अशोका चक्र इन द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग? सी ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लैक या ग्रीन? तो वो ब्लू कलर का होता है। कौन सा ब्लू? तो नेवी ब्लू। ठीक है, यानी कि गहरा नीला। ठीक है, तो चौथा रंग हमारे नेशनल फ्लैग में देखने को मिलता है ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र ध्वज में चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर अशोका चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? 20, 22, 23, 24? आई थिंक ये बहुत सिंपल प्रश्न है, सभी को इसकी जानकारी रहती है। 24 तिलियां इसमें रहती हैं टोटल। ठीक है, थोड़ा सा ये अच्छा प्रश्न बन गया है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिया? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या पिंगली वेंकैया? तो इसका आंसर क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, इसका आंसर होगा डी, पिंगली वेंकैया। 1921 में इन्होंने सबसे पहले ये डिजाइन किया था। ठीक है, पिंगली वेंकैया के द्वारा। ठीक है, ये जो आपका डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न एज इट इज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको मुझे लगता है कि कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, इसके लिए एमसीक्यूज देखेंगे तो भी आपके आंसर बहुत से यहाँ से कवर हो जाते हैं। ठीक है, विच इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मना, ठीक है, या हिंद देश का प्यारा झंडा? तो ये आपका आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाता है, सबको पता है। ठीक है, जनगण मन, ठीक है, भारत का नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? हु इज द कंपोजर ऑफ द नेशनल एंथम, ठीक है, ऑफ इंडिया? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या अरविंद घोष? तो इसका आंसर भी आप प्रॉपर तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर कर सकते हैं। इन्होंने तत्वबोधिनी मैगजीन में सबसे पहले इसको पब्लिश किया था। ये प्रश्न कई बार देखा गया है। ठीक है, बहुत बार ये एग्जामिनेशन में देखा गया है। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? व्हेन एंड वेयर वाज द नेशनल एंथम जनगण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम? 1911 कलकत्ता में, 1931 कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में या 1896 कलकत्ता में? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, पंडित बिशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में, ठीक है, ये इस अधिवेशन किया गया था और यहां पर पहली बार नेशनल एंथम को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रगान को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम? 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55, 59? तो बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर सभी को रहता है पता, ठीक है। 52 सेकंड का टाइम टोटल है, ठीक है, इस गाने को गाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग कौन सा है? विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? जन गण मन, ठीक है, या हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, या सारे जहां से अच्छा? तो आप इसको वंदे मातरम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न रहने वाला है ये भी, ठीक है। ये भारत का नेशनल सॉन्ग है, ये भी सभी को पता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? हु इज द कंपोजर ऑफ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मोहम्मद इकबाल, सरोजनी नायडू, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लिखित हैं। 1875 में इसको कंपोज किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उन्होंने इसे अपने जो अपना क्या कहते हैं अपने जो एक इम्पोर्टेंट उपन्यास लिखा है आनंद मठ, ठीक है। आनंद मठ एक सन्यासियों पर लिखा गया, सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया एक उपन्यास है। इसमें सबसे पहले, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा था। 1882 में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड, 90 से। वंदे मातरम को गाने के लिए कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड का समय लगता है, तो आपका आंसर 65 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग एट द फर्स्ट टाइम? 1886, 1896, 1906 या 1907, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जान सकते हैं। 1896 में 7 नवंबर का समय था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये भी कलकत्ता ही अधिवेशन था, तो इस अधिवेशन में पहली बार, ठीक है, इसे गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? फ्रॉम विच बुक इज वंदे मातरम टेकन? उपनिषद, कथा या कठोर उपनिषद, या भारत भारती, या आनंद मठ? तो आप इसको प्रॉपर तरीके से, मैं इससे पहले ही इस प्रश्न के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। आनंद मठ में सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? व्हाट डू द डेली ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन बिगिन? तो नेशनल एंथम से होती हैं, नेशनल सॉन्ग से होती हैं, या फिर संतूर वादन से होती हैं, या फिर फिल्मी धुन से होती हैं? तो आप राष्ट्रगीत कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आता है नेशनल सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रपति के रूप में लिया गया है? विच पार्ट ऑफ सारनाथ लॉयन कैपिटल हैज बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? तो इसके बारे में भी हम पहले ही जानते हैं, ठीक है, कि जो आपका अशोक पिलर है, ठीक है, उसका कौन सा पार्ट, ठीक है, टॉप पार्ट, मिडल पार्ट, या बेस पार्ट, या पूरा भाग, ठीक है। तो ये जो टॉप पार्ट है, जहां पर 4 शेर बने हुए हैं, ठीक है, 4 शेर बने हुए हैं, और ठीक है जी, नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, तो इसका आंसर होता है टॉप पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा, भारत के राष्ट्रपति में निम्न में से कौन सा पशु दिखाई नहीं देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट सीन इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जहां पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, उसमें कौन सा पशु इसमें से नहीं दिखाई देता है? तो अगर आप गौर से देखोगे, शेर तो 4 हैं, ठीक है, 4 शेर आपको देखने को मिलेंगे, बुल आपको देखने को मिलेगा, हॉर्स भी आपको देखने को मिलेगा, तो डियर वहां पर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डियर। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? हाउ मेनी लॉयंस आर विजिबल इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? 1 2 3 4। तो दिखाई कितने देते हैं? ठीक है, दिखाई देते हैं 3। ऐसे कितने हैं? 4। तो आंसर क्या होगा हमारा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीन अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? ठीक है, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द ओरिजिनल? 1 3 4 5।
तो इसका आंसर आप कर सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, उसमें 4 शेर हैं जो हमें 3 ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्र संपत्ति के रूप में किस संपत्ति को मान्यता दी गई है? बेन एरा हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। कौन सा भारत का नेशनल कैलेंडर है, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। विक्रमी संवत, शक संवत, कोलम संवत या ग्रिगोरियन संवत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है शक संवत, जिसको कभी कुनाश जो कनिष्क हुए उसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च इसका क्या होता है, 21 मार्च इसका अंतिम दिन होता है और 22 मार्च इसका पहला दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा। ठीक है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शक संवत। चैत्र है, बैशाख है, माघ है, कार्तिक है, तो पहला महीना होता है चैत्र। बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, चैत्र महीना। नेक्स्ट प्रश्न, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? विच इज लास्ट मंथ ऑफ नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शक संवत। चैत्र, माघ, पोष, फागुन। ठीक है, तो फागुन इसमें कौन सा आएगा? पोष, इसमें आएगा आपका फागुन। ठीक है, फागुन लास्ट महीना होता है शक संवत के बेस्ड पे। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है, आई थिंक सबको इसके बारे में जानकारी रहती है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता है, तेंदुआ है, बाघ है, ठीक है, या फिर सिंह है, तो इसके बारे में आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है। बाघ से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, विच एनिमल वाज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बिफोर द टाइगर? हिरन था, नीली गाय था, या सिंह था, या गैंडा था? तो इसका आंसर होता है सिंह। ठीक है, इनिशियली लॉयन को हमने, ठीक है, अपना नेशनल एनिमल घोषित किया था। ठीक है, और 1973 में इसको टाइगर से रिप्लेस कर दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पक्षी कौन सा है? विच ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? पिकॉक है, पैरोट है, फैल्कन है, या कबूतर है? ठीक है, तो इसको भी आप इजीली कर सकते हो, बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, पिकॉक। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, या फिर जय हिंद? ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, सत्यमेव जयते भारत का क्या है? आदर्श वाक्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कुछ इंटरनेशनल लाइंस के ऊपर आ रहे हैं कि कौन सी रेखा किस देश के बीच में स्थित है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, यहां से भी बहुत प्रश्न, तो 10 क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर, और 10 10 के 10 याद रखोगे तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? ठीक है, चाइना रशिया, इंडिया एंड चाइना, चाइना एंड पाकिस्तान, और चाइना एंड नेपाल। ठीक है, तो आप ये प्रॉपर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, भारत और चाइना। ठीक है, 1914 में ये रेखा खींची गई थी। ठीक है, हेनरी मैकमोहन के द्वारा। ठीक है, और हमने शिमला में पढ़ा है कि इसका डिक्लेरेशन भी शिमला में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट आता है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो बिटवीन विच कंट्री इज द रेड क्लिफ लोकेटेड? इंडिया एंड अफगानिस्तान, नेपाल भूटान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो 3110 मीटर की ये लाइन है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 को खींची गई थी। ठीक है, सर रेडक्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेडक्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में? ठीक है, बिटवीन विच कंट्री इज द हिंडनबर्ग लाइन लोकेटेड? कनाडा अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, जर्मनी एंड पोलैंड, ब्रिटेन एंड आयरलैंड? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और बहुत अच्छा प्रश्न है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा को आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट आता है, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? ठीक है, विच कंट्रीज 38 पैरेलल लाइन लोकेटेड? इसके लिए आपको मैप प्रॉपर तरीके से स्टडी करना चाहिए ज्योग्राफी में। ठीक है, मुझे लगता है, और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। चीन और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, जर्मनी और पोलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड? तो इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल लाइन आप देख सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट आता है मैगिनॉट रेखा या मैगिनॉट रेखा इसको कहते हैं। किन दो देशों के बीच में, बिटवीन बिट कंट्री द मैगिनॉट लाइन लोकेटेड, इंग्लैंड फ्रांस कनाडा यूएसए, जर्मनी एंड पोलैंड या जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, तो मैगिनॉट रेखा भी आप किसके बीच में देख सकते हो, जर्मनी और फ्रांस के बीच में देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको मैप स्टडी करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पर है। 1929 में ये रेखा खींची गई थी। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। 49 समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, बिटवीन विच कंट्री इज द 49th पैरेलल लाइन लोकेटेड। ठीक है, कनाडा और अमेरिका के बीच में, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, चीन और रशिया के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 49 आप कहाँ देखोगे, कनाडा और अमेरिका के बीच में देखोगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट मैप पे सब कुछ मेंशन मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है मैनरहीम रेखा। ठीक है, मैनरहीम रेखा किन दो देशों के बीच में है, बिटवीन द विच कंट्री इज द मैनरहीम लाइन लोकेटेड। ठीक है, रशिया फिनलैंड, ठीक है, रशिया चाइना, भारत और नेपाल, और चीन और नेपाल। ठीक है, तो ये रेखा आपको रशिया एंड फिनलैंड के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका आंसर भी ठीक है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है, बिटवीन विच कंट्री इज द डूरंड लाइन लोकेटेड, इंडिया एंड अफगानिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान और ठीक है चाइना। तो इनिशियली ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। ठीक है, 1892 में इसका निर्धारण किया गया था। 1892 में ये रेखा खींची गई थी। एट प्रेजेंट आप इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देख सकते हो। सॉरी, 1893 3 कर लेना इसको, 1893 में ये रेखा खींची गई थी, डूरंड रेखा। ठीक है, इसकी लंबाई 2600 के आसपास लगभग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न है, शत्रुई समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, बिटवीन विच कंट्री इज द 17th पैरेलल लाइन लोकेटेड। ठीक है, पैरेलल क्या होती है, समांतर, यानी कि ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी को बराबर भागों में डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो उसकी चर्चा जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर प्रॉपर तरीके से होती है। इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, नॉर्दर्न वियतनाम एंड साउदर्न वियतनाम, ठीक है, नॉर्दर्न कोरिया एंड साउथ कोरिया, रशिया एंड चीन। तो इसके बारे में हम इनिशियली पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो आप अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमने देखा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में हमने देखा। ठीक है, तो ये किसके बीच में है, नॉर्दर्न वियतनाम और साउदर्न वियतनाम के बीच में ये रेखा देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। 24th जो पैरेलल लाइन है वो किन दो देशों के बीच में है। ठीक है जी, भारत और नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, नेपाल और चाइना। ठीक है, तो 24th ये एक समुद्री रेखा है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, 24 डिग्री चैनल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, गोवा जो आपका गुजरात वाला पार्ट है वहां पर ये एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, वहां से ये पाकिस्तान को अलग करती है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। ओडरनाइसे रेखा, ओडरनाइसे रेखा किन देशों के बीच में स्थित है, बिटवीन विच कंट्री इज द ओडरनाइसे लाइन लोकेटेड, जर्मनी और पोलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड, कनाडा एंड यूएसए, रशिया एंड फिनलैंड। ठीक है, तो ये आंसर आपको जर्मनी और पोलैंड करना है। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में, ठीक है, ओडरनेसी लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा। सिगफ्राइड, ठीक है, सिगफ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, बिटवीन विच कंट्री इज लोकेटेड द सिगफ्राइड लाइन, कनाडा यूएसए, ठीक है, नेपाल और भूटान, जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। ठीक है, तो सीजफ्राइड या सिगफ्राइड रेखा आपको देखने को मिलेगी जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी, एमसीक्यूज ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेंगे। एक दो बार आप इसको चेक करके प्रॉपर तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट एमसीक्यूज जो होंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे स्टैटिक जीके में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।